हेलो एवरीवन, डॉक्टर फातिमा हेयर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ द एस्थमा। तो एस्थमा है क्या? ये बेसिकली क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। अब इसमें क्या होता है, एयर जो होती है ना ट्रैप कर जाती है इनसाइड द लंग्स। मतलब एयर आ तो रही है लेकिन उसको पेशेंट को क्या होता है, एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है, ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि एस्थमा का अगर MCQ आ रहा है तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ठीक है, दूसरा चीज़ होती है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। अब इसमें एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं ना, उसके अंदर हमने ना ये याद रखना होता है कि एक तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि टाइप 1 आ जाता होता है MCQs के अंदर या वाइवास क्वेश्चन उसमें पूछ लेते हैं। ये टाइप 1 है। अब इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। एस्थमा में ट्रिगरिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन हो सकती है, कोई कंबस्टिबल मटेरियल हो सकते हैं, पेशेंट को कोई एलर्जिक रिनाइटस हो सकता है, उसको गर्ड पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग की हिस्ट्री हो सकती है, कोई एक्जिमा हो सकता है, स्किन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हमने ज़रूर पूछने होते हैं। कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ये भी हमने पेशेंट से पूछनी होती है। अब ड्रग्स में हमने ना जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं इस तरह वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, लाइक एनसिड्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एस्पिरिन, ये सब चीज़ें हमने हिस्ट्री में सिस्टमैटिक से पूछनी होती हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, MCQ वाइज भी इम्पोर्टेंट हैं और वैसे क्लिनिकली भी कि इन एस्थमेटिक पेशेंट्स को ये ड्रग हमने अवॉइड करवानी है वरना उनका एस्थमा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, थर्ड जो चीज़ हमने इसके अंदर याद रखनी है वो याद रखनी है इन्फ्लेमेशन। अब इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का भी रोल होता है, लाइक न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट है। अब होता क्या है इसमें, अब इसमें एस्थमा में जब कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर आया ना तो इमीडिएट रिएक्शन भी हो सकता है या कोई उसका लेट ऑनसेट भी होता है, विद इन 4 to 6 आवर्स तक भी जा सकता है। ठीक है, अब अगर हमें पैथोलॉजी की बात करें ना तो होता गया जब कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आया है तो हमने जैसे कि बात की कि टाइप 1 रिएक्शन था इसमें, तो IgE मीडिएटेड बाउंडिंग हो जाती है टू द मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती है। तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन ट्राइन मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं। अब जो मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं ना, अब उन्होंने बेसिकली काम करना है। अब इसमें ना बेसिकली होता क्या है, जब वो मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं ना तो उन्होंने जो 3 से 4 काम करने होते हैं जो कि बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन का प्रोसेस करवाते हैं। अब इसमें हमने जो पहले पॉइंट पे याद रखनी है ना वो याद रखनी है कि एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं ना उनकी एयरवेज में क्या क्या काम चल रहा है। एक तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है एयरवेज में। और क्या चीज़ होती है, 2 काम तो ये हो गया, एक तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, एयरवेज एडिमा हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है उधर। तीसरी चीज़ ये होती है ग्लैंडुलर जो सेल्स होते हैं ना उनका हो जाता है हाइपरप्लेजिया। अब जब ग्लैंडुलर सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो उसकी वजह से उनकी सेक्रीशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो म्यूकस प्लग्स बन जाएंगे जो कि उसको भी नैरो करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं उधर। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखनी है आपने इसकी पैथोलॉजी से रिलेटेड। चौथी चीज़ ये होती है कि जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ना उनका हो जाता है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये भी एक तरह से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो 4-5 काम है ना ये सारे मिलके बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन नैरो कर देते हैं एयरवेज को, तो पेशेंट को रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेंट के साथ आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एस्थमा की पैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली। तो उसमें हम ये वाइवा क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इसके अंदर 2 टर्म्स आ जाती हैं एस्थमा की पैथोलॉजी के अंदर, एक तो आ जाता है कर्शमैन स्पाइरल्स और दूसरा चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अब कर्शमैन स्पाइरल्स किस तरह बनते हैं, उसमें ये होता है कि जब हमने बात की थी कि एपिथीलियम हो जाती है शेड। ठीक है, जब एपिथीलियम जो एयरवेज की होगी ना वो शेड, उसके साथ अगर म्यूकस प्लग्स जो कि हमने कहा कि ग्लैंडुलर सेल जो ग्लैंड्स है उनका हुआ है हाइपरप्लेजिया, तो
म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई हुई है। तो दोनों चीज़ें मिल के कशमैन स्पाइरल्स, हम इसे टर्म का नाम देंगे, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और दूसरी टर्म है चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स। अब चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? ये होता है, ये क्रिस्टल्स तब बनेंगे जब जो इयोसिनोफिल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। उनके ब्रेक डाउन से जो होते हैं ना, स्पूटम के अंदर ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये दो टर्म्स भी आपने याद रखनी है। इसकी पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। अगर तो क्वेश्चंस आ गए हैं तो उसमें ये हमने लिखना होता है, कशमैन स्पाइरल्स और चारकोट लेडिन, और MCQ वाइज भी इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको पैथोलॉजी ऑफ एस्थमा क्लियर हो गई होगी। सो इसके एस्थमा के साइंस, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। थैंक यू।